हम कल जो हमने कल तक के जो सिद्धांत पढ़े थे और सिद्धांतों में समझा था, तो देखो मैं थोड़ा सा पहले आपको बता देती हूँ कि कल हमने पावलोव का सिद्धांत पढ़ा था, जो कुत्ता, मुंह और घंटी के बीच में जिसने भारी कंफ्यूजन किया था और इतना सारा उसने एक कुत्ते के ऊपर जो है काम कर लिया था। और फिर लास्ट में उसका ये रह गया था कि वो जो उसने पावलोव ने कुत्ते के ऊपर जो अपना प्रयोग किया था कि भोजन दिया, यानी घंटी बजाई, फिर भोजन दिया, फिर घंटी सुन के कुत्ते के मुंह में लार आई, है ना। तो उसके आगे जो है इस सिद्धांत की क्या शैक्षणिक उपयोगिता रही और आखिर में उसका महत्व क्या रहा, कि क्या उसकी इंपॉर्टेंस रही, है ना। ये सिर्फ इतनी बात करता है, इससे प्रश्न नहीं आएगा। ये आपकी समझ को विकसित करने के लिए सारी चीजें दी हैं, ठीक है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये कहता है, ये सिद्धांत का ये है कि ये बुरी और अवांछित एवं भय संबंधी मानसिक भ्रांतियां दूर करने में सहायक होता है और असामान्य व्यवहार आदि को समाप्त करने के लिए भी उपयोगी होता है। उसका कहना है कि क्या होता है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम कोई भ्रम पाल लेते हैं, या हमें किसी चीज को लेके कोई हमारे अंदर भ्रांति होती है, डर होता है, तो उसको दूर करने के लिए ये सिद्धांत उपयोगी है कि यदि हम ऐसा करेंगे, यानी धीरे धीरे उसको हटाएंगे। जैसे कुछ बच्चे रहते हैं, आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति से, पर्टिकुलर पर्सन से, या जैसे बच्चे अंधेरे में जाने से डरते हैं, आपने देखा होगा ज्यादातर बच्चे क्या होता है, अंधेरे में जाने से डरते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि भूत पकड़ लेगा अंधेरे में जाने से, वो इस बात से डरते हैं। तो जब ये सारे बच्चे डरते हैं ना, तो इनके भय को दूर करने के लिए ये जो इसका सिद्धांत है ये सहायक होगा। कैसे कि आप बच्चे को बार बार अंधेरे में, जब एक बार आपने उसको बताया कि बेटा अंधेरे में जाने से कुछ नहीं होता, वहां कुछ नहीं है, आप उसके साथ गए एक बार, तो उसको समझ में आया कि हाँ यहाँ कुछ नहीं है। फिर आपने वो, जब वो वापस आया, आपने उसको क्या करा, शाबाशी दी कि हाँ बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब अंधेरे से नहीं डरना। फिर अगली बार आप फिर गए। तो ऐसे जब आप उसके साथ 5 बार 6 बार उसी प्रक्रिया को जब आप दोहराते हैं, तो इस दोहराव से ये होता है कि बच्चे के अंदर उस अंधेरे के प्रति जो भय है ये समाप्त हो जाता है, जो डर है वो अब खत्म हो जाता है, ठीक है। अब हम सेकंड देखते हैं। तो ये सिद्धांत क्या है, चरित्र निर्माण में भी सहायक होता है, मतलब बच्चे का जो डेवलपमेंट है, जो उसका कैरेक्टर का डेवलपमेंट है, वो भी इसमें हेल्प करेगा, ठीक है। बच्चा निर्भीक होगा और उसमें और क्वालिटीज आएंगी। फिर अध्यापकों के प्रति क्या है, छात्रों का उचित दृष्टिकोण विकसित करने में भी उपयोगी होगा। क्या होता है कि जो पढ़ाने वाला होता है टीचर, ठीक है, वो हर बच्चे के प्रति उसका क्या होता है, एक अलग दृष्टिकोण होता है। वो क्या करता है, मतलब मैं ये ऐसे कह रही हूँ, लेकिन टीचर वैसे तो अपने हर बच्चे को समान समझता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे हैं, ठीक है, ये हमारी क्लास में मान लीजिए 5 बच्चे हैं। अब इसमें से एक बच्चा है, ये थोड़ा जल्दी सीखता है, ये थोड़ा है, ये थोड़ा और देर से सीखता है, ये थोड़ा और देर से, ये थोड़ा और देर से, और ये तो 4-5 बार में सीख रहा है, ठीक है। अब ये जो 4-5 बार में सीख रहा है, तो टीचर क्या सोचता है कि मैं एक बार पढ़ा दूं और ये सब पढ़ ले, पर इसको समझ नहीं आ रहा है ये। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि इस सिद्धांत को अपनाकर जो शिक्षक है वो सभी छात्रों के प्रति, यानी हर छात्र के प्रति अपना उचित दृष्टिकोण विकसित करे कि इस बच्चे को भी साथ लेके चलना है पढ़ाते समय, और इस बच्चे को भी साथ में लेके चलना है, किसी बच्चे को छोड़ना नहीं है। इससे क्या होगा, एक क्लास में समानता रहेगी और जो पढ़ाया गया पाठ है वो हर बच्चे को समझ में आएगा, ठीक है। फिर इस सिद्धांत से क्या है, सुलेख और अक्षर विन्यास का अभ्यास कराया जाता है। सुलेख मतलब क्या होता है, जो डिक्टेशन आपको सिखाई जाती थी बचपन में, जो डिक्टेशन दी जाती थी, तो ये कि आप टीचर या पेरेंट्स बोलते हैं, मम्मी पापा जो बोलते हैं शुद्ध लेख, और बच्चा क्या है उसको लिखता है कि राम, है ना, या सीता, कुछ भी ऐसे लिखता जाएगा। फिर उसको चेक करेंगे कि देखो तुमने ये शब्द गलत लिखा है या ये शब्द सही लिखा है और इतनी गलती है, फिर वो सुधारेगा। फिर आपने अगली बार डिक्टेशन बोला, इंग्लिश में भी ऐसा होता है, और बच्चे का इससे क्या होगा, अक्षर विन्यास सुधरेगा, मतलब बच्चा जो है सही अक्षर लिखेगा। तो ये क्या होगा, रिपीटेशन होगा बार बार। कुल मिला के उसका सिद्धांत क्या कहता है कि यदि आप एक ही प्रक्रिया को बार बार दोहराएंगे तो उससे बच्चे का अभ्यास होगा, और अभ्यास होने से क्या होगा, उसके अंदर वो जो कार्य कर रहा है उसमें दृढ़ हो जाएगा, और दृढ़ होगा तो वो उसमें क्या होगा, परिपक्व हो जाएगा, मैच्योरिटी आ जाएगी उसको काम को करने में, ठीक है। अब भाषाओं को सीखने और सिखाने के लिए भी उपयोगी होता है। जब छोटे बच्चे रहते हैं तो पेरेंट्स उसको कितना सिखाते हैं, मम्मा बोलो मम्मा, उसने एक बार मम्मा बोला और
माँ उसके पीछे लगी रहती है, बेटा मम्मा बोलना। अच्छा कोई भी घर में आएगा तो फिर उसको बताएंगे अब ये मम्मा बोलता है। अब बच्चे का मन है चाहे नहीं मन है, आप उसको दिन में 10 बार मम्मा बुलवाएंगे, और उससे चूंकि मम्मा बोलते आने लगा है तो बच्चा क्या करता है, बार बार वो बोलेगा मम्मा, फिर थोड़ी देर बाद चुप हो जाएगा, फिर मम्मा। आपने देखा होगा जब बच्चे छोटे होते हैं तो यदि उन्होंने कोई चीज एक बार सीख ली है, ठीक है ना, तो जब वो सीख लेते हैं तो क्या करते हैं, बार बार उसका रिवीजन करते, बार बार उसको रिपीट करेंगे, वही वही चीज बार बार बोलेंगे। यदि कोई गाना उन्होंने 2 लाइन याद कर ली तो वही गाने की 2-2 लाइन वो बार बार बोलेंगे, बार बार उसको बोलेंगे। तो बच्चों के अंदर जो है ये रिपीट करने की पावर बहुत होती है, वो बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं। तो रिपीट करने से क्या होता है, वो जल्दी सीखते हैं। तो भाषा मतलब जब भाषा सीखते हैं, चाहे वो कोई भी भाषा हो, वो किसी भी भाषा का बच्चा हो, तो वो अपनी भाषा को सीखने के लिए क्या करेगा, बार बार रिपीटेशन करेगा। और यही सिद्धांत कहता है कि बार बार अभ्यास करने से वो सीखने में भी और सिखाने में दोनों के लिए उपयोगी होगा। ठीक है, टीचर के लिए भी होगा क्योंकि वो बार बार रिवाइज कराएगा। ठीक है, अब शिक्षण में यानी पढ़ाने में ही दृश्य श्रव्य यानी सुनने वाली चीजें और दृश्य यानी देखने वाली चीजें, ये दोनों की सामग्री का उपयोग जो है इसी सिद्धांत पर आधारित है कि हम बार बार बोलकर सुनाते हैं और उसको दिखाते हैं ताकि वो जो है बार बार इसका अभ्यास करें। फिर पावलोव का सिद्धांत जो है शिक्षण अधिगम, शिक्षण मतलब टीचिंग, अधिगम मतलब लर्निंग। ठीक है, लर्निंग की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति वही है कि पुनरावृत्ति पर बार बार अभ्यास पे बल देता है, बार बार अभ्यास करना। ठीक है, डमरू पर बंदर या भालू का नाचना इसी सिद्धांत का उदाहरण है कि बार बार डमरू बजाते हैं तो बंदर बार बार नाचता है, क्योंकि जैसे डमरू बजाते हैं बंदर नाचने लगता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत भी उसी प्रकार है। फिर बच्चों को कभी ऐसे शब्द ना कहें जिससे उनके मन में घृणा, कुंठा आदि पैदा हो। क्या है, बच्चों का मन होता है कोमल, यदि आप उसको गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे ना, बार बार उसको ऐसे शब्द कहेंगे जो उसके मन में किसी चीज के प्रति घृणा उत्पन्न कर दे या उसके अंदर ये हीन भावना लगाए कि अरे तुमसे तो बनता ही नहीं है, तो बच्चा फिर अपने आप में अपने मन में जो है इस बात को लेकर दुखी होता है और धीरे धीरे उसके मन में बैठ जाता है। तो ऐसा बच्चा जो है वो प्रगति और विकास उतना अच्छा नहीं कर पाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्कीनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। देखो ये सिद्धांत जो है आपको एग्जाम में इतना ही आ सकता है कि सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है। ठीक है, इस क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को आपको कैसे समझना है, ये थोड़ा टफ टाइप का, टफ नहीं है लेकिन इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, तो मैं चाहूंगी कि आप ध्यान देके इसको समझें। स्कीनर नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ कि सीखने की क्रिया, वही सीखने की क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक यानी हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जिसमें अमेरिकी मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट ब्यूरहस फ्रेडरिक स्कीनर यानी बीएफ स्कीनर थे, और इन्होंने 1938 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किससे संबंधित है, किसने प्रतिपादित किया, तो बीएफ स्कीनर ने किया। अब इस सिद्धांत के ये इतने सारे नाम हैं। ठीक है, इनके क्या क्या नाम है, एक है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, आरएस सिद्धांत, आरएस थ्योरी, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत या कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत, आर टाइप कंडीशनिंग थ्योरी, आरआर थ्योरी, रिस्पॉन्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी। इतने सारे नाम इस एक सिद्धांत के हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, सिर्फ सिद्धांत का नाम याद करना है, देने वाला तो एक ही आदमी है। ठीक है, और ऐसे याद करना है, याद करने का मतलब ऐसा नहीं कंठस्थ करना है, याद करने का मतलब ऐसा है कि एग्जाम में यदि आता है तो आप ये छांट पाए कि हाँ ये किसके बारे में बात कह रहा है, बस इतना याद कर लो कि एग्जाम में 4 ऑप्शन में हम छांट देंगे कि हाँ ये इसके बारे में इसने ये बात कही है। ठीक है, अब बीएफ स्कीनर ने ये उसकी पुस्तकें लिखी हुई है, यहां से यहां तक इसकी पुस्तकें लिखी है। ठीक है, तो इसने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, वर्बल बिहेवियर, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, 1971 में ये बुक लिखी थी, अबाउट बिहेवियर, एंजॉय, ओल्ड एज, अ प्रोग्राम ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट आदि पुस्तकें लिखी। तो ये इतनी सारी इन्होंने पुस्तकें लिखी। स्कीनर ने क्या बोला कि उद्दीपन नहीं तो अनुक्रिया नहीं का विरोध किया है, किसने, स्कीनर ने। इसके पहले पावलोव ने क्या बोला था कि उद्दीपन होगा मतलब घंटी बजेगी
और भोजन आएगा तो कुत्ता लार टपकाएगा। इसने बोला कि जरूरी नहीं है कि घंटी बजे तो ही कुत्ता जो है लार टपकाए, ठीक है, ये ऐसी बात करो। तो इसने अलग प्रकार से जो है अपना सिद्धांत दिया, अलग प्रकार से इसने प्रैक्टिकल किया है। अभी अपन इसका प्रैक्टिकल देखेंगे, ये क्या कहता है। स्किनर के अनुसार उद्दीपक नहीं तो अनुक्रिया नहीं सिद्धांत को मानवों के ऊपर लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि मानव वातावरण का गुलाम बनकर नहीं रह सकता। वो कहता है कि भाई आपने पशु पर करा तो ठीक है, लेकिन आप इंसानों पे ये चीज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मानव जो है ये वातावरण का गुलाम थोड़ी है। वह अपने पहल से यानी अपने इनिशिएशन से वातावरण को अपने अनुकूल बनाने का सतत प्रयास करता रहता है। कोई व्यक्ति जिस माहौल में रहता है वो क्या करता है, उस वातावरण को अनुकूल बनाने का, अपने प्रति अनुकूल बनाने का हमेशा प्रयास करता है। इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, आप इसको ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। आप ऐसा समझिए, एक व्यक्ति जो, मान लीजिए ये जो ह्यूमन है, कोई भी व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है ना, और ये कहाँ रहता है, ये रेगिस्तान में रहता है, ठीक है, ये रेगिस्तान में रहता है, राजस्थान में रह रहा है, मान लो रेगिस्तान में चारों तरफ है। तो क्या ये रेगिस्तान में रह रहा है, तो क्या ये क्या करेगा भाई, ये अपनी पानी की व्यवस्था करेगा, तभी तो जिंदा रहेगा, पानी चाहिए इसको, है ना। ये थोड़ी सोचेगा कि आसपास तो रेत ही रेत है, तो अब मैं पानी कहाँ ढूंढूं, तो मर जाऊं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा थोड़ी होगा भाई। ये पानी की तलाश करेगा, घर बनाएगा, ठीक है, धूप से बचने के लिए छाया बनाएगा, पेड़ लगाएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, अपने आसपास ऐसी चीजें, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा जो उसको अनुकूलन प्रदान करें, यानी जीवन जीने के लिए चारों तरफ से जो है उसको सुविधाएं प्रदान करे। ऐसा समझिए, आप भी रहते हैं तो कोई एक व्यक्ति यदि वो झोपड़ी में रहता है तो क्या करता है, फिर उसके पास थोड़ा पैसा आएगा, थोड़ा अच्छा घर बनाएगा, फिर और पैसा आ गया, उसने कूलर ले लिया, ठीक है, फिर टीवी ले लिया, सुख सुविधा के साधन जुटाया, तो क्या किया, अपने जीवन को धीरे धीरे अपग्रेड किया, अपने आसपास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास किया। यही प्रयास करते करते मानव आदि मानव से, जो पहले जंगलों में रहता था, वहां से कहां आज के हाईटेक मानव तक पहुंच गया है, ठीक है, इसी प्रयास में वो पहुंचा। क्यों? क्योंकि उसने अपने पर्यावरण को, अपने वातावरण को, अपने आसपास की चीजों को अपने अनुकूल बनाया, जिसमें उसको अच्छा लग सके, जिसमें वो आराम से रह सके, जहां पर उसको प्राणियों का भय ना हो। ऐसा थोड़ी है कि शेर आए और उसको खा ले। भाई पहले जंगलों में रहते थे ना, तो शेर से बचने के लिए, जानवर से बचने के लिए क्या किया, उन्होंने घर बनाया। ये सबने बचपन में पढ़ा है, आदि मानव ने ऐसे तो किया, आग जलाई, तो क्या हुआ, ऐसे ही वातावरण में उसने अपने लिए सहूलियत देखी और सतत उसको जो है आगे बढ़ने में वो प्रयास कर रहा है, धीरे धीरे, सतत यानी धीरे धीरे, लगातार, ठीक है, ऐसा प्रयास किया। अब देखो, स्किनर ने एक बात और कही कि सीखने की व्याख्या इसने दो रूपों में करी, कि दो प्रकार से सीखते हैं। पहले कैसे सीखते हैं, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, ठीक है, यानी ये क्या होगा, किसी पे भी लागू होगा। प्रतिक्रियात्मक यानी क्या, एक क्रिया हुई, उसकी प्रतिक्रिया हुई, ये इस टाइप का व्यवहार। फिर दूसरा होता है क्रिया प्रसूत व्यवहार, यानी ऑपरेंट व्यवहार। ये क्या है, ये मानवों पर लागू होता है। इसने दो टाइप की चीजें बताई कि भाई एक तो ये है किसी पे भी लागू कर लो आप, ये जानवरों पे भी लागू कर लो, लेकिन ये जो है ये सिर्फ मानव पे लागू होगा, सिर्फ मनुष्यों पे लागू होगा। अब ये देखो क्या कहता है, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार उद्दीपक के नियंत्रण में होता है, ठीक है, जैसे कुत्ते के द्वारा भोजन देखने पर लार का स्राव, जबकि क्रिया प्रसूत व्यवहार प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है, जैसे बातचीत करना, टहलना आदि। स्किनर ने कबूतर और चूहे पर अनेक प्रयोग किए हैं। इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष का निर्माण किया, जिसे स्किनर बॉक्स दिया, ठीक है। अब ये पूछ सकते हैं कि स्किनर ने किस पे प्रयोग किया, तो आपको पता होना चाहिए कि कबूतर और चूहों पर किया है। ये ऐसे एग्जाम में कभी कभी पूछता है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। अब इसका देखो एक अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ, उससे आप बेहतर समझोगे। ये प्रतिक्रियात्मक व्यवहार का एक उदाहरण समझो, दोनों के लिए एक एक उदाहरण बता रही हूँ। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार यानी कोई भी इस व्यवहार पर, अपने किसी व्यवहार पर प्रतिक्रिया देगा। मान लीजिए एक कुत्ता जा रहा है, अच्छा, मतलब हम इसमें देखो, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बेचारे कुत्ते को ही एकदम हर चीज में हम शामिल कर रहे हो, तो चलो, लेकिन अब क्या करें, एग्जाम्पल वैसे ही देना पड़ेगा। तो मान लीजिए कोई कुत्ता जा रहा है या कोई अन्य पशु जा रहा है, कोई जानवर जा रहा है ना। अब आप उसको एक पत्थर, दो पत्थर, तीन पत्थर, चार पत्थर मार रहे हैं, तो वो क्या करेगा, पलट के गुर्राएगा,
चाहे कोई भी हो, ठीक है, वो गुर्राएगा ना, तो वो क्या हुआ, आपके पत्थर मारने की प्रतिक्रिया के स्वरूप वो गुर्रा रहा है, ये वो अपना बचाव कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, क्रिया प्रसूत व्यवहार, जो मानवों पे लागू होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्राणी की इच्छा पर, मानव की इच्छा पर है। मान लीजिए कोई मनुष्य जा रहा है, अब आप उसको चिल्ला रहे हैं, मान लीजिए कोई है, आप उसको नहीं पहचानते, लेकिन अब आप उसको हाथ दिखा रहे हैं कि लिफ्ट दे दो, लिफ्ट दे दो, जरूरी थोड़ी है कि वो रुकेगा, वो चला जाएगा, ये उसकी मर्जी है, उसने अपने व्यवहार को अपनी इच्छा पे निर्भर है ना, उस व्यक्ति की इच्छा पे निर्भर है। आपकी क्रिया के, आपने क्रिया तो करी लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, क्रिया प्रसूत व्यवहार, यानी ऑपरेंट जब तक सामने वाला करेगा नहीं, क्योंकि, और इसने मानवों के लिए ये बात क्यों कही, क्योंकि मानव अपनी इच्छाओं पर, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल भी कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जानवर क्या है, वो क्रिया करेंगे तो यानी किसी क्रिया के बदले में वो कोई अपनी रिएक्शन देंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो स्किनर क्या कहता है, स्किनर द्वारा प्रतिपादित ये सिद्धांत साधनात्मक अनुबंधन पर आधारित है, ठीक है। ये कह रहा है कि ये साधनात्मक अनुबंध पर आधारित है, और साधनात्मक अनुबंध में प्रयोज्य के सीखने के व्यवहार का अध्ययन सक्रिय रूप से किया जाता है। इनके व्यवहार को वर्णनात्मक व्यवहार कहा जाता है, और आगमन विधि पर बल देने के कारण आगमन व्यवहार भी कहा जाता है। ये है ना, ये साधनात्मक अनुबंध, आपको सिर्फ इसको इतना याद करना है कि ये जो स्किनर का सिद्धांत है, ये साधनात्मक अनुबंधन पर आधारित है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ इतना ही आएगा कि ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये साधनात्मक अनुबंधन पर आधारित है, ठीक है। और इसके अलावा इससे ज्यादा, इसके आगे क्वेश्चन नहीं करेगा, ना ही ये पूछेगा कि इसमें कौन सी विधि आगमन विधि है या आगमन व्यवहार है, ये भी नहीं पूछेगा, ठीक है। इसमें क्या, मैं एक चीज और इसमें क्लियर कर देती हूँ, ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई मनुष्य है ना, तो ये मनुष्य का जो सीखने का व्यवहार है, जो इसका लर्निंग का बिहेवियर है, जो सीखने का व्यवहार है, हम इसका अध्ययन करते हैं, समझ रहे हैं, मतलब कि ये किस प्रकार से सीखता है, ये हम जब पढ़ते हैं, इसके बारे में जब रिसर्च करते हैं, तो ये साधनात्मक अनुबंधन कहलाता है, ठीक है। अब बीएफ स्किनर ने ऐच्छिक अनुक्रियाओं के घटित होने का अध्ययन किया, ठीक है, कि भाई स्किनर बोलते हैं कि कुछ ऐच्छिक अनुक्रियाएं भी घटित होती हैं जो प्राणी द्वारा अपने पर्यावरण में सक्रिय होने पर होती हैं, जैसे कि इसे ही क्रिया प्रसूत कहा गया, ठीक है। यानी जो प्राणी कि कोई प्राणी है जो अपने पर्यावरण में सक्रिय होता है, कोई व्यक्ति है जो पर्यावरण में सक्रिय होता है, तो जो वो क्रिया करता है तो उसे ही क्रिया प्रसूत कहा जाता है। क्रिया प्रसूत पद का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि प्राणी पर्यावरण में सक्रिय होकर कार्य करता है। अब क्रिया प्रसूत यानी क्या है कि कोई व्यक्ति है, कोई प्राणी है, वो पर्यावरण में सक्रिय होकर कार्य कर रहा है, इसीलिए क्रिया प्रसूत उसको कहते हैं। इंग्लिश में ऑपरेंट कहते हैं और हिंदी में क्रिया प्रसूत कहते हैं, ठीक है। क्रिया प्रसूत व्यवहार का अनुबंधन क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाता है, ठीक है। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन में सीखने वालों की भूमिका सक्रिय तथा महत्वपूर्ण होती है। देखो, हमने अभी ऊपर यही बात देखी कि भैया जो व्यक्ति सीख रहा है ना, वही तो इंपॉर्टेंट है, वही तो सक्रिय होना चाहिए और वही इंपॉर्टेंट है। हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये कैसे सीखता है, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन से तात्पर्य ऐसे अधिगम प्रक्रिया से, मतलब ये क्या है, एक ऐसी लर्निंग प्रोसेस है, सीखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पुनर्बलन के द्वारा, मतलब रीइंफोर्समेंट के द्वारा किसी अनुक्रिया को दोहराए जाने की प्रायिकता बढ़ाई जाती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता देती हूँ, अभी तो बहुत सारे, लेकिन इसको एग्जाम्पल से समझो। यदि एक बच्चे को, मैंने कल भी बताया था, यदि एक बच्चे को होमवर्क करने पे चॉकलेट दी जाती है तो वो क्या होगा, उसका पुनर्बलन और ताकतवर होगा, वह फिर दूसरे दिन होमवर्क करेगा क्योंकि चॉकलेट मिलेगी, फिर तीसरे दिन होमवर्क करेगा, चॉकलेट मिलेगी, ठीक है। तो उस कार्य को दोहराए जाने की जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रायिकता है ना, वो बढ़ जाएगी, ठीक है।
1 मिनट रुकिएगा प्लीज, है ना। हाँ, सॉरी, एक इम्पॉर्टेंट कॉल था। तो हम देख रहे थे क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो इससे क्या तात्पर्य होता है कि यदि कोई बच्चा है, हाँ मैं बच्चे पर थी कि एक बच्चा है, यदि उसे चॉकलेट दी जाती वो डेली होमवर्क करेगा, है ना, और फिर उसके बाद में क्या है, यही प्रक्रिया वो बार बार करेगा, तो क्या होगी, इस प्रक्रिया को, इस प्रायिकता की, यानी इस काम को करने की, उसको होमवर्क करने की उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी, ये बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका पुनर्बलन जो है क्या है, चॉकलेट है, और इससे क्या हो रहा है, वो काफी ताकतवर है। ठीक है, अब ये इस टाइप की लर्निंग में, इस अधिगम में ऐसे क्रिया प्रसूत व्यवहार को सीखने में सहायता करता है जो व्यवहार किसी ज्ञात उद्दीपक से अनिवार्य रूप से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, यह अधिगम क्या कहता है कि इसमें एक ऐसे व्यवहार को सीखने में सहायता करता है जो व्यवहार किसी ज्ञात उद्दीपक से अनिवार्य रूप से संबंधित नहीं होता है। स्कीनर का मानना है कि अनेक अनुक्रियाओं के लिए उद्दीपक की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। यानी स्कीनर ये भी कहता है कि बहुत सारे रिस्पॉन्स ऐसे होंगे जिसके लिए कोई भी क्रिया नहीं होगी, यानी कोई प्रेरणादायक वस्तु नहीं होगी, उद्दीपक नहीं होगा। वो ये भी, यानी उसका ये कहना है कि जरूरी नहीं है कि बच्चा चॉकलेट दे तभी वो काम करे, वो बिना चॉकलेट दिए यानी उद्दीपक नहीं होने पर भी वो होमवर्क कर सकता है। ये कैसे, कौन कह रहा है, स्किनर कह रहा है। ठीक है, अब पुनर्बलन से प्रेरित होने वाले व्यवहार को क्रिया प्रसूत कहते हैं। ठीक है, ऐसा व्यवहार जो किससे प्रभावित हो रहा है, पुनर्बलन से, बार बार करने से। इसके अनुसार जब किसी अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स या व्यवहार के बाद, किसी काम को करने के बाद यदि संतोष या आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है, तो क्या होगा, सकारात्मक पुनर्बलन, जैसे पुरस्कार, सम्मान, प्रशंसा, ये होगा, तो प्राणी उस व्यवहार को दोहराना चाहता है। ठीक है,
इसके विपरीत जब किसी अनुक्रिया के पश्चात असंतोष या दुख का अनुभव होता है, जैसे नकारात्मक पुनर्बलन होगा, दंड होगा, भय होगा, शौक लगना, मना करना, तो प्राणी उस व्यवहार को पुनः दोहराना नहीं चाहता है। अब एग्जाम्पल समझो। आपने बहुत अच्छा गाजर का हलवा बनाए, ठीक है, और गाजर का हलवा बनाने के बाद, ये एग्जाम्पल है, आपने बहुत अच्छा गाजर का हलवा बनाया और आपके हस्बैंड आए या जो भी है, अगर जिनके नहीं है तो मान लो आपका बॉयफ्रेंड है, कोई भी, ठीक है, ये हलवा है, आपने दिया कि देखो मैंने बहुत अच्छे से, बहुत प्रेम से तुम्हारे लिए ये हलवा बनाया है, ठीक है। अब एक चम्मच खाया आपके हस्बैंड ने और क्या कहा, वाओ बहुत बढ़िया बना है। तो अगली बार जब गाजर आएगी तो आपके दिमाग में यही आएगा, अरे यार चलो फिर से हलवा बना लेते हैं, ठीक है, चलो फिर से हलवा बनाते हैं, क्योंकि हस्बैंड को बहुत पसंद आया था, ठीक। अब आपने इस बार हलवा ना बना के मान लीजिए कोई और चीज बनाई, कोई और कुछ भी समझ लो, कोई और पकवान ले लेना, खीर बना दी, मान लीजिए खीर बनाई और दूध फट गया, कुछ कारण हुआ दूध फट गया। अब हस्बैंड आए, आपने कही ये खीर खा लो, मैंने बनाई है तुम्हारे लिए, बहुत प्रेम से बनाई है। अब हस्बैंड ने एक चम्मच चखी और फिर उसके बाद में कहा कितनी गंदी खीर है, मैं नहीं खाने वाला, मना कर दिया, मैं नहीं खाऊंगा, तुमसे बनाते नहीं आता, ये वो 4 बात सुनाई। तो अगली बार जब बनाने की बारी आएगी ना, तो आप खीर को प्रेफर नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इस काम को करने के बाद क्या हुआ, इसका रिस्पॉन्स क्या हुआ, इसकी अनुक्रिया क्या हुई, असंतोष हुआ, आपको दुख हुआ। तो बोले यार खीर नहीं बनानी, इससे क्या है वो अच्छी बनती नहीं, फट गई थी और पिछली बार बहुत बहस हो गई थी, मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी, अब खीर नहीं बनानी। हाँ हलवा बनाएंगे, तो हलवे से क्या हुआ था, एकदम हमारा सम्मान हुआ था, प्रशंसा हुई थी बहुत ज्यादा कि बहुत अच्छा हलवा है, पूरे मोहल्ले में हमारी तारीफ करी पतिदेव ने, तो अब तो हलवा ही बनेगा, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत सरल एग्जाम्पल लिया है जिससे आप इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। अब आता है स्किनर का प्रथम प्रयोग। अब देखो स्किनर ने चूहे पे भी किया था प्रयोग, कबूतर पे भी किया था, तो हम इसका चूहे वाला प्रयोग पढ़ रहे हैं अभी। ये प्रयोग 1938 में इसने किया। इसमें क्या किया इसने, देखो इसमें बहुत सारा लिखा है, मैं आपको जो है बता देती हूँ कि क्या कहना चाहता है, फिर मैं पढ़ के बता दूंगी। तो क्या हुआ, एक ऐसा इसने बॉक्स बनाया, ठीक है, बॉक्स बनाया, इसमें एक उसने चूहा बना दिया। देखो यार चूहा अच्छा बन नहीं रहा है, बस समझ लो कि ये चूहा है, ठीक है, ये चूहा है, इसकी पूंछ है, ये चूहा बना दिया, पैर भी होते हैं इसके, हाँ अब ये थोड़ा ठीक है मछली टाइप दिख रहा है, लेकिन चूहा मानो इसको, ठीक है। तो ये चूहा है। अब इसमें क्या किया इसने, एक यहाँ पे एक बटन बना दी, लीवर एक बटन टाइप का बना दिया, और ये बटन हो गई। अब इसके बाद में चूहा पूरे बॉक्स में इधर उधर उछल कूद करता है, लेकिन जब क्या है ये इसके ऊपर, इस बटन के ऊपर जैसे ये कूदता है ना भाई, पूरे बॉक्स में कूदेगा, तो ये एक बार इस बटन के ऊपर कूदा, तो जैसे ही बटन के ऊपर वो कूदा तो क्या हुआ, ये बटन दब गई, और क्या हुआ, घंटी उसने बाहर लगा रखी थी, तो घंटी की आवाज आई यहाँ पर, यहाँ मान लीजिए घंटी की आवाज आई, अंदर चूहे को आवाज आई घंटी की, और क्या हुआ, ऊपर से खाने का टुकड़ा गिरा, खाने का टुकड़ा गिरा, तो उसको क्या है यहाँ पे खाने का टुकड़ा मिला, तो उसको धीरे धीरे बार बार जो है, अब चूहा ने क्या किया, भोजन खा लिया, और उसके बाद क्या है, फिर चूहा उछल कूद करने लगा, और फिर जैसे ही इसके ऊपर फिर से कूदा, तो क्या हुआ, फिर से यहाँ घंटी बजी और खाने का टुकड़ा नीचे आ गया, फिर ऐसे ही होता रहा। तो आखिरी में क्या हुआ कि इसमें वो प्रेक्षण कर रहा था, मतलब देख रहा था स्किनर कि ये कितने बार जो है, मतलब जितने बार भी वो लीवर को दबाएगा, यानी ये बटन दबेगी, उतने बार घंटी बजेगी और उतने बार भोजन का टुकड़ा यहां गिरेगा। अब स्किनर ने क्या किया, भोजन पाने के बाद समय अंतराल में, मतलब वो ये देख रहा था कि ये कितनी देर में, कितने टाइम पीरियड बाद फिर से ये इसको दबाता है। तो उसने क्या किया, इससे चूहे के व्यवहार का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला कुछ, कि उसने पूरा देखता रहा कि चूहा कितने बार जाता है, क्या करता है, और फिर उसने कुछ निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष में उसने ये निकाला कि भोजन रूपी पुनर्बलन, यानी ये जो भोजन है, ये इससे जो पुनर्बलन है भोजन प्राप्त करने से, ये क्या करता है, चूहे को लीवर दबाने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है, कि भोजन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसको दबाना पड़ेगा, इस बटन को दबाना पड़ेगा, इस लीवर को दबाना पड़ेगा, ठीक है। और पुनर्बलन क्या है, पुनर्बलन यही भोजन है, क्योंकि जैसे दबाएगा वैसे मिलेगा। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, चूहा लीवर दबाकर
भोजन प्राप्त करना सीख जाता है। यानी चूहे को यह पता चल गया कि यदि आपको खाना चाहिए तो आपको इस बटन को दबाना पड़ेगा। ठीक है, अतः कहा जा सकता है कि यदि क्रिया के उपरांत पुनर्बलित उद्दीपक दिया जाता है तो प्राणी उसे बार बार दोहराता है एवं इस प्रकार से मिले पुनर्बलन से अधिगम दृढ़ होता है। मतलब आपकी जो आपने सीखा है, जो आपकी लर्निंग है, वो क्या होगी, दृढ़ होगी। ठीक है, मजबूत हो जाएगी, बार बार आप वो करने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐलान कर दूं कि इस क्लास को, जो क्लास करेगा, इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको रोज 1000 रुपए मिलेंगे। अब देखो, कोई गैप नहीं करेगा, क्योंकि सबको पता है यार क्लास पढ़ने के बाद 1000 रुपए मिल रहे हैं, लास्ट तक जो जुड़ा हुआ उसको डेली 1000 रुपए मिल रहे हैं। कौन गैप करेगा? कोई नहीं करेगा, सब लोग क्लास में आएंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से यदि कोई ऐसा काम है जिसको करने के बाद आपको कोई ऐसा प्रोत्साहन मिलता है या ऐसी चीज मिलती है जो आपके व्यवहार को आपको फिर से प्रेरित करती है कि नहीं, इसको फिर से करना है। क्यों? क्योंकि इससे जो हमको लाभ हो रहा है ये ज्यादा हो रहा है। ठीक है, उसी केस में जो चूहा है वो क्यों बार बार जा रहा है उसको दबाने? क्योंकि पता है इस बटन को दबाएंगे तो हमको खाना मिलेगा। ठीक है, चूंकि अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स पुरस्कार या दंड प्राप्ति का साधन बनती है, यानी वो रिस्पॉन्स क्या है, या तो पुरस्कार मिलेगा या दंड मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, इसलिए इसे नैमित्तिक अधिगम या साधनात्मक अधिगम यानी इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग भी कहा जाता है। ठीक है, और लीवर दबाने की अनुक्रिया भोजन प्राप्त करने का निमित्त है। मतलब भोजन प्राप्त करने के लिए लीवर दबाएगा और भोजन मिलेगा, इस प्रकार का निमित्त हो जाता है। तो लीवर क्या है, निमित्त हो गया। इसके कारण इसको नैमित्तिक अधिगम भी कहते हैं। ठीक है, मैंने इसमें क्रिया प्रसूत अधिगम पढ़ा दिया है ना अभी। हाँ, ये देखो, इसमें मैं एक चीज जो है, एक चीज नहीं मैं बताना मिस हो गई थी कि ये जो क्रिया प्रसूत अनुकूलन होता है या अधिगम होता है, ये क्या क्या है। इसमें एक चीज और होती है कि ये कोई भी क्रिया को क्या करता है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के करने को कहता है। मतलब ये नहीं कहते कि आप एक साथ पूरी क्रिया करेंगे, वो कहते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे। तो इससे क्या होगा, सीखने में तेज गति से सीख पाएंगे और इससे क्या होगा, सफलता भी मिलेगी। ठीक है, तो ये बात कहता है। और जब आप किसी कार्य में सफल होते हैं तो क्या होता है, आपको संतोष होता है, और संतोष होता है तो क्या होता है, फिर उस क्रिया को फिर से बल मिलता है और आप फिर से करते हैं। वही जो मैंने उसका एग्जाम्पल आपको दिया था हलवा बनाने का। ठीक है, कि आपने गाजर का हलवा बनाया, अच्छा मिला, तारीफ मिली, तो आप फिर से वो काम करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार स्किनर ने 1943 में कबूतर बॉक्स प्रयोग किया। ठीक है, हाँ, कबूतर का बॉक्स प्रयोग किया। अब देखो, पहले चूहे पे प्रयोग करा था इसने, अभी कबूतर पे कर रहा है ये। तो स्किनर ने इस सिद्धांत में 2 प्रकार के व्यवहार या अनुक्रिया बताई, 2 प्रकार के रिस्पॉन्स बताए। एक है अनुक्रिया व्यवहार, या इसको प्रतिवादी अनुक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, और जो अनुक्रियाएं किसी उद्दीपक के कारण होती हैं उन्हें अनुक्रिया व्यवहार कहते हैं। मतलब यदि कोई चीज सामने है और उसके कारण कोई प्रतिक्रिया हो रही है, अनुक्रिया हो रही है, तो इसको अनुक्रिया व्यवहार कहते हैं। ठीक है, जैसे पिन चुभाने पर हाथ हटा लेना। भाई अगर आपको कोई पिन चुभाएगा तो आप अपना हाथ हटाओगे ना। खाना दिखने पर लार टपकना। और क्रिया प्रसूत व्यवहार क्या होता है, ऑपरेंट व्यवहार क्या होता है, जो अनुक्रिया स्व इच्छा से होती है, यानी बिना किसी उद्दीपक के हो, उसे क्रिया प्रसूत व्यवहार कहते हैं। जैसे बच्चे द्वारा खिलौने से खेलना, व्यक्ति द्वारा अपने हाथ पांव यूं ही हिलाना। ठीक है, अब देखो इसमें 2 चीजें हैं। एक क्या हो रही है, सबसे पहले अनुक्रिया व्यवहार क्या हो रहा है कि यदि कोई कारण है उससे उत्प्रेरित होकर यदि कोई काम बना, कोई कार्य किया गया, ठीक है, तो वो क्या होगा, अनुक्रिया व्यवहार या प्रतिवादी अनुक्रिया। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आई क्या होगा कि यदि पिन चुभाएंगे तो आप क्या होगा, अपना हाथ हटा लोगे। और क्रिया प्रसूत व्यवहार क्या है, ये मनुष्य के लिए था। वहां पर आपको बताया कि यदि कोई व्यक्ति है, वो क्योंकि मनुष्य जो है अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर लेता है, तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई उद्दीपक हो तभी वो काम करेगी। ये बिना उद्दीपक के भी काम करता है, क्रिया प्रसूत व्यवहार, है ना। और
यही बात इसने कही है, स्किनर ने कही है, जबकि पिछले कल हम पावलोव क्या कह रहा था कि नहीं जब उद्दीपक होगा तभी काम होगा, ठीक है, पर इसने बोला नहीं ये दोनों टाइप से होता है, कि जरूरी नहीं है कि उद्दीपक हो तभी काम हो। जैसे बच्चे द्वारा खिलौने से खेलना, इसमें कोई उद्दीपक थोड़ी है भाई, खेलने से बच्चे को कुछ मिल थोड़ी रहा है, लेकिन बच्चा खिलौनों से खेलता है। कोई व्यक्ति अपने हाथ पर यूं ही हिलाता है, ये तो एकदम बिल्कुल कॉमन है एग्जाम्पल, आप किसी को भी देख लो, है ना। अब अधिगम के सिद्धांत में यानी लर्निंग के थ्योरीज में पुनर्बलन को महत्व देने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक स्किनर ही थे। अब ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। अच्छा, जैसे ये वाला था तो ये 1943 में इन्होंने कबूतर बॉक्स का प्रयोग किया, तो आपको सन पता होना चाहिए। इस सिद्धांत में उसने कौन से दो व्यवहार बताए, तो अनुक्रिया व्यवहार या प्रतिवादी व्यवहार इसी को कहते हैं, और एक दूसरा व्यवहार कौन सा बताया, ये क्रिया प्रसूत व्यवहार बताए। ये ऐसी चीज याद होनी चाहिए, समझ रहे हैं, ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। अब यही पूछा कि अधिगम के सिद्धांत में पुनर्बलन को किसने महत्व दिया, तो भाई सबसे पहले स्किनर ने दिया, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है। बच्चे विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना इसी सिद्धांत के आधार पर सीखते हैं, ठीक है। जैसे नोट है, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, वर्तमान शिक्षा इसी सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि वर्तमान में बालक को पुनर्बलन के द्वारा अधिक अध्ययन करवाया जाता है। स्किनर के अधिगम सिद्धांत को रिक्त प्राणी उपागम या इम्पटी ऑर्गेनिज्म अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि सीखने की व्याख्या करने के लिए ना तो जटिल सिद्धांत ना ही दैहिक चरों की आवश्यकता होती है, ठीक है। सक्रिय व्यवहार में बच्चे द्वारा एक खिलौने को छोड़कर दूसरे खिलौने को खेलने के लिए लेना, किसी व्यक्ति द्वारा अपने हाथ पैर को यूं ही इधर उधर हिलाना, खड़े होकर इधर उधर चहल पहल करना, लिखना पढ़ना आदि क्रियाएं शामिल होती है। सक्रिय अनुबंधन की प्रक्रिया के प्रथम चरण में उचित पुनर्बलन द्वारा अधिगम को वांछित व्यवहार करने की दिशा में धीरे धीरे मोड़ा जाता है, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में व्यवहार का रूपण कहते हैं, ठीक है। आपने यहां तक पढ़ लिया, अब इसको समझ लो ये क्या कह रहा है। ये कहता है कि आजकल की जो शिक्षा प्रणाली है, वर्तमान शिक्षा पद्धति है, वो क्या है, बालक के पुनर्बलन द्वारा उसको अधिक अध्ययन कराया जाता है, ठीक है। पुनर्बलन के कारण बच्चे को अधिक अध्ययन करवाया जाता है, क्योंकि इस समय देखो आप देख रहे होंगे कि बच्चों को बहुत ज्यादा पढ़वाया जाता है, तो वो इस सिद्धांत का प्रयोग करते, स्किनर के सिद्धांत का प्रयोग करते, ठीक है। दूसरी चीज, रिक्त प्राणी उपागम में वो क्या कहता है, इसी सिद्धांत को, अधिगम सिद्धांत को रिक्त प्राणी उपागम क्यों कहते हैं, क्योंकि सीखने की व्याख्या करने के लिए ना तो कोई जटिल सिद्धांत इसने यूज किया है और ना ही कोई दैहिक चरों की आवश्यकता बताई। मतलब इसने क्या बोला कि कोई उद्दीपक भी नहीं होगा तब भी काम करेंगे, ठीक है। इसने यही बात, मेन बात इसकी यही है इस सिद्धांत की, कि उद्दीपक ना होने के मतलब उद्दीपक ना होने पर भी, यानी चॉकलेट ना होने पर भी बच्चा होमवर्क करेगा, वो ये कह रहा है, ठीक है। जैसे कि एक बच्चा एक खिलौना खेलता है और उसको छोड़ के दूसरा खेलने लगता है, फिर पता चला उसको छोड़ा और फिर उसी को खेलने लगा। और ऐसे ही कोई व्यक्ति अपने हाथ पैर हिलाता है, इधर उधर टहलता है, बिना काम के भी तो टहलता है, उसमें कौन सा उद्दीपक है, कुछ भी नहीं है। तो ये कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि कोई उद्दीपक हो तो ही काम हो, बिना उद्दीपक के भी काम होता है, ठीक है। अब आते हैं हम अगले उस पे, शैक्षिक उपयोगिता या महत्व, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसरण से माता पिता तथा अध्यापकों के द्वारा पुनर्बलन देकर बालकों में वांछित व्यवहार को विकसित किया जा सकता है, ठीक है। वांछित अनुक्रियाओं के पुनर्बलीकरण से बालकों में, विशेषकर छोटे बालकों को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे वह उचित व्यवहार करते हैं। ये पुनर्बलन समझ में आ रहा है ना, मैंने समझाया ना कि एक उद्दीपक है, मतलब वो चॉकलेट है, आपने बच्चे को एक दिन चॉकलेट दी, उसने होमवर्क किया, आपने चॉकलेट दी, अब क्या हुआ, दूसरे दिन उसने फिर चॉकलेट के लालच में होमवर्क किया, तो फिर आपने चॉकलेट दी, फिर उसने फिर होमवर्क किया, आपने फिर चॉकलेट दी, तो यही चीज क्या हो गई, मिल गई, ये पुनर्बलन हो गई। बार बार उसको उस काम को करने के लिए जो बल लगा रहा है, रीइंफोर्समेंट हो रहा है, वही पुनर्बलन है, ठीक है। कि उसको ये लालच आ गया है, उसको पता चल गया कि मैं होमवर्क करूंगा मुझे चॉकलेट मिलेगी, तो क्या होता है, छोटे बालकों को विशेष रूप से इससे प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है।
यह सिद्धांत अच्छे कार्य, सफलता तथा वांछनीय व्यवहार के लिए तत्काल पुनर्बलन देने पर बल देता है। मतलब ये सिद्धांत क्या करते हैं, यदि कोई अच्छा काम कर रहा है, उसको सफलता मिलती है या उसको ने वैसा व्यवहार किया जैसे करना चाहिए, वांछनीय व्यवहार किया है, तो तत्काल उसको पुनर्बलन देना चाहिए। मतलब उसको प्रशंसा दो, सम्मान दो, ऐसा काम करो ताकि वो फिर से उसके लिए इनकरेज हो, फिर से करने के लिए। फोर्थ है अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन तथा शिक्षण मशीन का विकास इस सिद्धांत के व्यवहारिक प्रयोग उपयोग का ही परिणाम भी है। ठीक है, तो अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। मतलब ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है ना, ये इसका प्रतिपादन जो है एक क्राउडर ने किया था। क्राउडर नाम के एक वो थे मनोवैज्ञानिक थे, क्राउडर, इन्होंने करा था। और ये क्या कहते थे कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन यानी क्या, कि एक योजना बना लो और योजना बना के फिर बच्चों को सिखाओ। लर्निंग प्रोसेस जो है बिना योजना के नहीं होनी चाहिए। पहले आपको प्लानिंग करनी है, देन फिर आपको बच्चे को टीचिंग करनी है, लर्निंग करनी है। ठीक है, फिर 1954 में शिक्षा के क्षेत्र में ये आया था, क्राउडर ने दिया था, बताया। और ये क्या है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर ही आधारित है। ठीक है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत में जब से समझा रही हूं, आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया था होगा कि ये क्या है। गणित में पहाड़े, भाषा में वर्तनी याद कराते समय इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब पहाड़े क्या होते हैं, बार बार रिपीटेशन कराते तो क्या होता है, पहाड़े पूरे याद हो जाते हैं, है ना। ऐसे भाषा में भी वर्तनी को याद कराया जाता है। यह सिद्धांत शिक्षा प्रक्रिया में अभिप्रेरणा के महत्व और आवश्यकता पे बल देता है। देखो इस सिद्धांत में बच्चे को मान लो जो व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं मिला, लेकिन क्या है, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। तो ये क्या कहता है, ये सिद्धांत कहता है कि मोटिवेशन की बड़ी वैल्यू है ना। आप बच्चे को बोलेंगे शाबाशी, वेरी गुड, बहुत अच्छा तुमने काम किया है, तो बच्चा क्या होगा, खुश होगा, वो फिर से करेगा। जैसे मेरी छोटी बेटी है, अब उसको ना, उसने अगर पढ़ाई करी, उसने लिखा, अब मैं वो क्या चाहती कि मम्मी बस स्टार बना दो आप, ओनली 1 स्टार, सिर्फ इतने स्टार के लिए वो 1 पेज लिख सकती है कि आप स्टार बना दो, 1 स्माइली बनाओ, ऐसी बस हो गया। इतने में बच्चे खुश हैं, वो उनके लिए ये शाबाशी है। तो बच्चों का व्यवहार ऐसा होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये सिद्धांत व्यवहार में परिमार्जन में भी सहायक होता है। परिमार्जन यानी क्या होता है, सुधार करना, किसी चीज में सुधार करना या बेहतर बनाना, इसी को परिमार्जन कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये सुधार कराता है व्यवहार में। अब देखो वही है अभिक्रमित अनुदेशन यानी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, है ना। यह सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया। देखो ये भी स्किनर ने दिया था। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई भी शिक्षक एक निश्चित पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। अभी मैंने बताया, बालक शिक्षक की सहायता के बिना अपनी गति से पाठ्य वस्तु के छोटे छोटे भाग करके अधिगम करते हुए स्वयं सीखता है। ओके, इसके अंतर्गत किसी भी वस्तु या पाठ को छोटे छोटे भागों में बांटकर पढ़ना, सीखना, अध्ययन करना अभिक्रमित अनुदेशन कहलाता है। यानी कोई बड़ा, जैसे पूरा पाठ्यक्रम है 1 साल का, तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करा मंथ वाइज में, फिर मंथ के में क्या किया कि वीकली डिवाइड किया, वीकली प्रोग्राम डिवाइड किया, और फिर क्या कि आज इस दिन पे ये पढ़ाएंगे, इस दिन पे ये पढ़ाएंगे, इस दिन पे ये पढ़ाएंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चा जो है फिर वो इसको सीखेगा। अब इसके क्या होते हैं ना, 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, इसके 4 प्रकार होते हैं। चार प्रकार कौन से होते हैं, एक होता है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, सेकंड होता है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, थर्ड होता है मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन, और फोर्थ होता है कंप्यूटर अभिक्रमित अनुदेशन। ये 4 इसके टॉपिक है, ये 4 इसके प्रकार हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखते हैं। इसके प्रवर्तक स्किनर है 1954 में। इन्होंने पुनर्बलन पे बल दिया। पुनर्बलन मैंने समझाया कि क्या होता है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में बालक पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की ओर बढ़ते हुए अधिगम करता है। मतलब बच्चे ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा या पिछले दिन क्या पढ़ा, मंडे को बच्चे ने क्या पढ़ा, और फिर आगे चला, फिर उसी पिछले वाले से जोड़ते हुए, पिछली क्लास से जोड़ते हुए मैम ने आगे पढ़ाया, फिर इसी से जोड़ते हुए आगे पढ़ाया वेडनेसडे को। तो बच्चा क्या है, जो पुराना ज्ञान है उसी को जोड़ते हुए, उसी में नए ज्ञान से को पढ़ते हुए आगे सीखता है। लर्निंग, अधिगम यानी क्या, लर्निंग, ठीक है, करता है। और यही जो चीज है, ये इससे क्या होता है, बालक को निरंतर पुनर्बलन की प्राप्ति होती है। मतलब वो डेली इन्फोर्समेंट उसको मिलता है कि उसने ये सीखा, अच्छा अब इसके आगे ये है, अब इसके आगे ये है। यही बालक के लिए प्रेरक है। ठीक है, सेकंड आता है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन।
ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड। इसमें क्या होता है, ये देखो ये लाइन है, एक लाइन से दूसरी लाइन मिली हुई, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लीनियर कह रहे हैं, रेखीय कह रहे हैं, ठीक है। अब ब्रांचिंग में क्या हो रहा है, इसके प्रवर्तक क्राउडर है, नॉर्मन ए क्राउडर इनका नाम है। ये इन्होंने 1954 में दिया। इन्होंने समस्या के निदान और उपचार पर बल दिया। इन्होंने बोला कि भैया समस्या का पहले उपचार करो, ठीक है, निदान करो। इस अनुदेशन में बालक की समस्या को जानकर उपचार किया जाता है, कि बालक से पूछा कि बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, फिर उसने बताया, फिर उस समस्या का समाधान किया। तो समस्या के कारणों को जानना निदान कहलाता है और उचित समाधान करना उपचार कहलाता है। इन्होंने दो चीज कही कि जब आप समस्या को जान लेंगे तो वो क्या हो गया, निदान होगा, और जब उसका समाधान कर देंगे तो वो क्या हो गया, उपचार हो गया, ठीक है। अब इसको ध्यान रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि भाई निदान इनमें से क्या है, कारणों को जानना, कारणों को हल करना, समस्या का समाधान करना। तो आपको पता होना चाहिए कि कारणों को जानना है निदान, और जब उचित समाधान कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उपचार। समझ गए, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर है मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन। इसके प्रवर्तक कौन है, गिलबर्ट, थॉमस एफ गिलबर्ट, 1962 में इन्होंने दिया। इन्होंने पाठ्य वस्तु के स्वामित्व पर बल दिया है, ठीक है। गिलबर्ट के अनुसार किसी भी बालक को 3 नियमों की सहायता से लर्निंग करवाना चाहिए, क्योंकि बालक का विषय वस्तु पर स्वामित्व स्थापित हो जाए। मतलब उसने बोला कि भैया ऐसा जो तुम्हारा पाठ्य वस्तु है या जो भी पढ़ाना चाहते हो, जो भी तुम्हारा सिलेबस है, ऐसा इसको पढ़ाओ 3 प्रकार से कि जो बच्चा है वो एकदम उसका मास्टर हो जाए। स्वामित्व हो जाना मतलब उस पर उसकी कमांड हो जाना, ठीक है। तो इसने 3 चीज बताई, एक बोला श्रृंखला का नियम, एक बोला सामान्यीकरण का नियम, और एक बोला विभेदीकरण का नियम, ठीक है। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा कि गिलबर्ट के नियम में गिलबर्ट ने जो अधिगम की बात कही है या मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन दिया है, उसमें निम्न में से कौन सा नियम नहीं है। तो आपको आना चाहिए कि ये 3 नियम है, और एक कोई फर्जी वाला दे देगा, गलत वाला, तो आपको छांटना आना चाहिए कि ये नियम नहीं है। और हो सकता है दे दे कि इनमें से कौन सा नियम है, तो ये याद रख लो, श्रृंखला, सामान्यीकरण, विभेदीकरण, बस, ठीक है। अच्छा, इसको याद रखने की ट्रिक देख लो, भाई मैथमेटिक्स से गणित की बात कर रहा है, तो गणित की बात में देख लो, श्रृंखला है तो श्रृंखला सामान्य है या विभेद है, श्रृंखला अलग अलग है। बस 3 लाइन में ये याद हो गया कि श्रृंखला है और श्रृंखला सामान्य है या अलग अलग है, विभेद है। बस 3 चीज, 3 नियम है। और दिया किसने, गिलबर्ट ने। अब आता है कंप्यूटर अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है। तो इसमें ये क्या करता है, इसमें जो लर्नर है कंप्यूटर में वांछित अनुदेशनों के आधार पर तैयार पैकेज, मतलब जो भी वो जो पढ़ना चाहता है तो एक जो पूरा पैकेज तैयार हो जाता है, जैसे कोई मॉड्यूल बना लिया, जैसे ये पीडीएफ बनी हुई पूरा पैकेज है, ठीक है। तो जैसे गणित या अन्य विषयों के विभिन्न प्रकरणों पर कंप्यूटर द्वारा तैयार प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम आपने कंप्यूटर पे तैयार कर लिया, को स्वयं कंप्यूटर में लोड करता है, उसे प्रारंभ कर किसी प्रकरण में एक एक पद को पढ़कर उसमें लिखे प्रश्नों की अनुक्रिया करता है, मतलब प्रश्नों को सॉल्व करता है, ठीक है, रिस्पॉन्स करता है। इस अनुदेशन में उक्त तीनों प्रकार के अनुदेशन का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाले, ये 3, ये जो ऊपर 3 अपन ने पढ़े वो तीनों का यूज करेंगे, ठीक है। और अभिक्रमित अनुदेशन विधि भारत में सर्वप्रथम इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1963 में प्रयोग की गई, ये याद कर लेना, ठीक है। तो कंप्यूटर में क्या है कि हमको कोई चीज पढ़नी है तो क्या करेगा व्यक्ति, जो लर्नर है, जो सीख रहा है, तो वो क्या करेगा कि मान लीजिए उसको कोई जैसे उसको पढ़ना है, मान लीजिए आपको कंप्यूटर ही पढ़ना है, तो आपने सर्च किया हाउ टू रीड कंप्यूटर, है ना, अबाउट कंप्यूटर, तो आपने सर्च किया, फिर आपने देखा कि अच्छा कंप्यूटर में ये होता है, ये होता है, ये होता है, आपने पढ़ लिया, फिर आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक एक चीजों को पढ़कर उनके प्रश्नों को भी सॉल्व कर ले रहे हैं। तो ये जो होता है, ये जो आपने क्रिया करी, यही कंप्यूटर अभिक्रमित अनुदेशन है, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, यही चीज है, ठीक है। आप हल एक वो हुए हैं, मनोचिंतक हुए हैं, और इनका एक है प्रबलन सिद्धांत, ठीक है, प्रबलन सिद्धांत। तो हल का सिद्धांत पढ़ते हैं कि सीखने के प्रबलन या पुनर्बलन सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के क्लार्क एल हल ने अपनी पुस्तक, इनकी बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, में 1915 में किया था। इस सिद्धांत का संशोधित रूप 1951 में प्रकाशित उनकी पुस्तक इसेंशियल्स ऑफ बिहेवियर में आया। हल एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे और अधिगम में इन्होंने निगमनात्मक विधि का प्रयोग किया। ये एग्जाम में ऐसा नहीं पूछते कि कौन सी विधि का प्रयोग किया है, लेकिन फिर भी अगर आप याद कर पाए तो बहुत अच्छा है। निगमात्मक विधि क्या होती है,
सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है। इस सिद्धांत को गणितीय सिद्धांत, परिकल्पित निगमन सिद्धांत, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थ्योरी या आवश्यक अवकलन सिद्धांत, नीड रिडक्शन थ्योरी, जैविकी अनुबंधन का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, परिष्कृत सिद्धांत जैसे नामों से भी जाना जाता है। हल ने अपनी पुस्तक व्यवहार के सिद्धांत में लिखा है कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है, ठीक है। क्यों हम सीखते हैं? किसी आवश्यकता को पूरे करने की प्रक्रिया के दौरान ही हम सीखते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? हल कह रहा है, ठीक है। हल ने अपनी पुस्तक में यह बात कही है कि सीखना व्यवहार की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। एग्जाम में ये पूछ सकता है कि ये किसका स्टेटमेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह हल का स्टेटमेंट है, ठीक है। हल के सीखने के सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए स्टोन्स ने लिखा कि सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है, ठीक है। इसने ये कहा कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है और इसने कहा सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। ओके, बस दोनों चीजों में आधार का अंतर है, बाकी और कुछ नहीं है। यदि कोई कार्य पशु या मानव की किसी आवश्यकता को पूर्ण करता है तो वह उसको सीख लेता है। बस सीधी बात उसने कही कि जो यदि कोई ऐसा कार्य है, जैसे कि मान लीजिए पशु है, खाएगा, खाना उसकी आवश्यकता है ना भाई, खाएगा नहीं तो जीवित कैसे रहेगा। तो खाना उसको, यदि उसको खाने की उसकी आवश्यकता है तो वो क्या करेगा? वो चरना सीख जाएगा, घास खाना सीख जाएगा। तो ये इसने क्या करे? उसकी आवश्यकता को पूर्ण कर दिया, ठीक है। यदि मनुष्य है, जब छोटा बच्चा रहता है आप उसको खाना दोगे वो पूरा फैलाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे खाना भी सीख जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी आवश्यकता है, वो खाएगा नहीं तो वो जीवित नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो वो उसको सीख लेता है। आवश्यकताओं की पूर्ति यानी नीड सेटिस्फैक्शन। नीड सेटिस्फैक्शन क्यों होता है? इसके लिए हल ने आवश्यकता की कमी का प्रयोग किया है। इन्होंने एसओआर सूत्र को स्वीकार किया। देखो एग्जाम में पूछ सकते हैं एसओआर सूत्र किसने दिया, तो भी आपको पता होना चाहिए हल ने दिया है और स्वीकार किया। और स्वयं ने एक सूत्र प्रतिपादित किया, इसने एक सूत्र दिया, B = D × H। B यानी क्या हुआ? बिहेव, D यानी क्या हुआ? ड्राइवर चालक, और H यानी आदत। हल का प्रयोग इन्होंने 2 खानों वाले एक पिंजरे का चयन किया, ठीक है। अब देखो इसमें इसने क्या किया है, मैं इसकी पहले स्टोरी सुना देती हूँ। तो आप इसको देखो, ये इतना सारा लिखा है ना, मैं इसको आपको ऐसे समझा देती हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये इसने क्या करा, उधर उसने एक बॉक्स बनाया था, इसने 2 बॉक्स बनाए और ये बीच में एक दीवार बनाई, इसके बीच में छेद बना दिया, ठीक है। ये छेद बना दिया। अब ये क्या करा, ये बड़ा सा छेद हो गया बीच में, बड़ा सा नहीं मतलब ठीक ठाक छेद बनाया इसने। अब क्या किया, एक चूहे को यहाँ पे रख दिया, ये है चूहा, समझ लेना चूहा, अच्छा तो नहीं बना है बट ठीक है चूहा, ठीक है। ये चूहा है। अब क्या करता है, वो यहाँ पे करंट छोड़ता है, करंट लगाता है। तब क्या है, ये चूहा कूदेगा क्योंकि इसको करंट लग रहा है। तो ये क्या करेगा, ये उचक के ये यहाँ से कूद के ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये यहाँ चला गया और फिर उसके बाद में ठीक थोड़ी देर बाद उसने यहाँ पे करंट लगाना स्टार्ट कर दिया। तब क्या करेगा, वो फिर भागेगा, भागते भागते और फिर यहाँ से कूद के वापस इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, फिर यही करेगा, फिर यहाँ करंट लगाएगा तो ये फिर भागेगा यहाँ, फिर तो ये क्या हुआ, ये बार बार इधर से उधर ये क्या हुआ, कूदना इसने सीख लिया, ठीक है। अब यही देखो, यही बात लिखी हुई है कि इसने क्या किया कि एक पिंजरा बनाया जिसमें एक खाने में एक चूहा रखा, दूसरे खाने में बीच की दीवार में एक छेद बना दिया, बीच की दीवार में विद्युत धारा प्रवाहित की, ठीक है। और इससे क्या हुआ, चूहा इस तरह की क्रिया उछल कूद करने लगा और उसकी पिंजरे की छड़ों को काटने लगा। अंततः चूहा उस छेद से दूसरे खाने में कूद गया। इसके बाद दूसरे खाने में फिर विद्युत धारा, फिर करंट लगाया, तो उसने फिर ऐसे ही दोहराया जब तक कि चूहा एक खाने से दूसरे खाने में कूदना नहीं सीख गया। मतलब वो सिखाने के लिए उसको करंट लगा रहा था। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि सीखना परिणाम के नियम के कारण संभव हुआ। यह सिद्धांत आवश्यकता की पूर्ति पर बल देता है, ठीक है ना। वही हमने जैसे सोचा, अभी हमने जो उदाहरण देखा था कि भाई अगर उसको वो खाएगा नहीं तो वो जीवित नहीं रहेगा, तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसने वो खाना सीख लिया। अब पुनर्बलन देने के आधार पे 2 प्रकार का होता है, ठीक है। 2 प्रकार का होता है। एक होता है सतत पुनर्बलन यानी कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट,
और एक होता है असतत या आंशिक पुनर्भलन। ठीक है, ये भी दो प्रकार का होता है, मतलब ये हुआ एक सतत और एक हुआ असतत। अब असतत के दो टाइप है, एक हुआ आनुपातिक और एक हुआ अंतराल पुनर्बलन। ये इसके दो टॉपिक हैं, ये दो पार्ट है, दो प्रकार है, आनुपातिक पुनर्बलन और अंतराल पुनर्बलन। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आते हैं। एग्जाम्पल आप याद रखो कि इसमें क्या एग्जाम्पल है। एक बालक को 10 प्रश्न हल करने के लिए दिए और 10 प्रश्नों पर ही उसे लगातार पुनर्बलन देना कि शाबाश तुम तो होशियार बच्चे हो, और ऐसा देना कि उसको बार बार पुनर्बलन देते हैं, बार बार उसको प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, ये सतत पुनर्बलन कहलाता है, ये वाला। ठीक है, असतत पुनर्बलन में कुछ अनुक्रिया पर पुनर्बलन दिया जाता है, कुछ पर नहीं दिया जाता है। मान लीजिए उसने 10 प्रश्न लगातार सही हल किए, तो आपने कुछ पर उसको शाबाशी दी और कुछ पर आपने उसको कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो ये क्या हुआ, असतत हुआ, जब कंटिन्यूअस नहीं होता है। ठीक है, फिर पुनर्बलन में कुछ पर नहीं होता है। सतत पुनर्बलन यानी लगातार पुनर्बलन देना, आंशिक कभी कभी देना और कभी कभी नहीं देना। अनुपात पुनर्बलन यानी कार्य के अनुपात में पुनर्बलन, बड़ा टारगेट पूरे करने पे बड़ा इनाम और छोटा टारगेट पूरा करने पे छोटा इनाम। ठीक है, और अंतराल पुनर्बलन, समय के अनुसार पुनर्बलन देना, जैसे कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को त्योहार के मौके पर बोनस देना, निश्चित समय के बाद प्रमोशन देना, अंतराल पुनर्बलन। अब देखो मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ, ऐसे एग्जांपल दूंगी आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, आप कितना ही अच्छा खाना बनाओ, आपको कभी रोज शाबाशी नहीं मिल सकती। ठीक है, लगातार पुनर्बलन तो आपको मिलेगा ही नहीं, चाहे आप कितनी ही अच्छी कुक हो और कितना ही अच्छा खाना बना रही हो घर पे। ठीक है, तो जिसको लगातार रोज तारीफ मिल रही है खाना बनाने पे या किसी काम पे, तो आप मान लो ये है सतत पुनर्बलन। ठीक है, या किसी कोई मान लीजिए कि आपके हस्बैंड इतने अच्छे हैं और रोज तारीफ करते, वाह तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। अगर वो रोज ऐसा कहते तो मतलब आपको लगातार सतत पुनर्बलन का ये उदाहरण है। ठीक है, हस्बैंड यदि रोज तारीफ कर रहे हैं तो आप मान लीजिए। ठीक, सेकेंड में आता है आंशिक पुनर्बलन, जब कभी कभी पुनर्बलन देना और कभी नहीं देना। मान लो किसी शादी में जाने के लिए आप तैयार हुए, तो आपके हस्बैंड ने आज बोल दिया वाह तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, लेकिन मान लीजिए 2-3 दिन बाद आप फिर किसी में शादी में जाने में तैयार हुई, अब हस्बैंड ने आज कुछ नहीं बोला, आपको कोई तारीफ नहीं करी, तो ये क्या हुआ, कभी पुनर्बलन दिया और कभी नहीं दिया, यानी कभी तारीफ करी और कभी नहीं करी। ठीक है, ये हुआ आंशिक। इसके बाद है अनुपात पुनर्बलन, तो कार्य के अनुपात में पुनर्बलन। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन आपने संडे के दिन पूरे घर के कपड़े निकाले और पूरे घर के कपड़े धो डाले, पूरी सफाई कर दी, पूरे चादर पूरे पर्दे सब धोया, पूरा घर चकाचक कर दिया। हस्बैंड ने बोला आज तुम बहुत थक गई होगी, आज खाना नहीं बनाओ, चलो मैं तुम्हें बाहर खाना खिलाने ले चलता हूं। ये हुआ क्या, बड़ा इनाम। ठीक है, और फिर उसके बाद में मान लीजिए आपने कोई ऐसा काम किया, बोला सिर्फ आज आंगन धो देती हूँ, पौधों को जमा देती हूँ, बस इतना काम किया आपने, तो हस्बैंड बोला हाँ तुमने ठीक काम किया है, तो ये जो तारीफ हुई है छोटा इनाम। ओके, फिर उसके बाद में अंतराल पुनर्बलन का नियम, ये क्या होगा, समय के अनुसार होगा कि साल में एक बार करवा चौथ आता है, तो हस्बैंड ने बोला आज करवा चौथ है, तुमने मेरे लिए व्रत रखा है, चलो अब आज तुमको गिफ्ट में एक साड़ी में ले आता हूं। ये है अंतराल पुनर्बलन। आई होप ये तीनों एग्जाम्पल से आपने रिलेट किया होगा और अब आप नहीं भूलेंगे कि ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, अगर किसी को डाउट होगा, अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो बता देना कि अभी भी नहीं आया समझ में, वैसे मेरे हिसाब से अब तक आ गया होगा ये समझ में। अब हम इसका शैक्षिक महत्व या शैक्षिक उपयोगिता देखेंगे। ठीक है, यह सिद्धांत क्या कहता है कि आवश्यकताओं पर बल देता है, अतः सीखना तभी सार्थक हो सकता है जब ये छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। सपोज दैट बच्चों के लिए कोई चीज, कोई मान लीजिए 10वीं क्लास के 5वीं क्लास के बच्चे हैं, 5th क्लास के, ठीक है, और उनको उनकी मैडम रॉकेट बनाना सिखा रही है, क्या ये बच्चों की आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ऐसा सीखना सार्थक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये सिद्धांत क्या कहता है, ये आवश्यकताओं पे बल देता है कि जो चीज सार्थक है, जो बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, वही चीज जो है सिखानी है।
फिर सेकेंड है छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही विभिन्न कक्षाओं पर का पाठ्यक्रम बनाया जाता है कि किस कक्षा के छात्र को किस पाठ्यक्रम की आवश्यकता है उसके अनुरूप ही उसका सिलेबस डिजाइन होगा। पुनर्बलन पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि आप बार बार बच्चे को प्रोत्साहित करिए ताकि उसके अंदर ये पुनर्बलन वाला भाव बार बार आए और वो काम को बार बार करे। बालकों को सीखने की अभिप्रेरणा देता है, यानी मोटिवेशन देता है कि बेटा सीखो, पढ़ो, ये बहुत सारी चीजें उनको जो शाबाशी दी जाती है उससे बच्चे मोटिवेट होते हैं। यह सिद्धांत उच्च स्तर के लिए अधिक उपयोगी, मतलब ये थोड़े बड़े लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, व्यवहार सिद्धांत में सर्वप्रथम पुनर्बलन का प्रयोग स्किनर ने किया था। पुनर्बलन का सिद्धांत हल ने दिया है, ये याद कर लेना। ठीक है, अब आता है समीपता अनुबंधन या स्थानापन्नता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इस सिद्धांत का प्रतिपादक एडविन गुथरी है। ठीक है, नाम याद रखो भैया, किसने दिया? एडविन गुथरी। इस सिद्धांत में क्या बताया, एग्जाम में देखो कैसे आएगा, यह सिद्धांत किसने दिया? इसने। सिद्धांत की मूल चीज क्या है? उत्तेजना व अनुक्रिया के बीच संबंध। ठीक, इन्होंने देखो इसने किस किस पे प्रयोग किया है? खरगोश, बिल्ली तथा पीटर नामक के बालक पर प्रयोग किया। अब एग्जाम में आ जाए कि पीटर नामक बालक पर किसने प्रयोग किया, तो आपको पता होना चाहिए कि गुथरी ने किया है। ठीक है, और खरगोश और बिल्ली पे भी इसने किया है। पिछले वाले ने किस पे किया था? चूहे पे किया था, कबूतर पे किया था, उसके पहले वाले ने कुत्ते पे किया था। ये सब याद करते चलो, पुराने जो ज्ञान है उसको नए ज्ञान से जोड़ते चलना है। बिल्ली के प्रयोग द्वारा नवीनता के नियम पर बल दिया गया। बताया गया कि किसी परिस्थिति में प्राणी विभिन्न अनुक्रिया में से अंतिम अनुक्रिया को दोबारा दोहराता है अगर परिस्थिति समान मिलती है। गुथरी के अनुसार सीखना, उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य संबंध पुनर्बलन के आधार पर नहीं होता है अपितु समीपता के आधार पर होता है। गुथरी एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। उदाहरण स्वरूप यदि कोई बालक अपनी मेहनत से आज किसी परीक्षा में अच्छे नंबर लाकर पास होता है तो निश्चित है कि वह भविष्य की परीक्षाओं में भी अच्छे नंबरों से पास होगा। गुथरी के अनुसार अधिगम के लिए उद्दीपक एवं अनुक्रिया का नजदीक होना आवश्यक है। ठीक है, अब आप इसको समझो, ये क्या कह रहा है? गुथरी ये कह रहा है कि यदि कोई चीज किसी काम को करने के बाद जो सबसे लास्ट वाला रिजल्ट आता है, सबसे लास्ट वाला जो रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, तो यदि वो परिस्थिति समान है तो आप वो लास्ट वाला रिस्पॉन्स ही दोबारा देंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात वो ये भी कहता है कि कोई भी उद्दीपक है, यानी कोई भी प्रेरणा स्रोत है, जो भी प्रेरणा स्रोत है, ठीक है, उसके लिए जो रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है? पुनर्बलन के आधार पे नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? समीपता के आधार पर होता है। ठीक है, पुनर्बलन के आधार पे नहीं होगा, समीपता के आधार पर, क्योंकि दोनों के बीच में कितनी मतलब दोनों कितने पास हैं। ठीक है, जैसे यदि कोई बच्चा अच्छा नंबर लाया तो भविष्य में वो हम ये मानते हैं कि वो और भी आगे की परीक्षाओं में भी अच्छे नंबर लाएगा। ठीक है, गुथरी के अनुसार अधिगम के लिए उद्दीपक एवं अनुक्रिया का नजदीक होना आवश्यक है। इस लाइन को याद कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? उत्तेजना व अनुक्रिया के बीच संबंध बताया, इसी को उत्तेजना को ही क्या कहते हैं? उद्दीपक कहते हैं, है ना? उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच इसने संबंध बताया, और क्या बताया है संबंध? कि ये दोनों का नजदीक होना जरूरी है। ठीक है, तो जब आप पढ़ें तो आप इसको ऐसे पढ़ें। मैं पढ़ने की स्ट्रेटेजी भी बता रही हूं कि आप जब किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसको ऐसे पढ़े कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये सिद्धांत कहना क्या चाह रहा है, ये दिया किसने है, और इसकी मूल बात क्या है। ठीक है, और इसी को याद करना है। जैसे सीखना एक प्रयास का परिणाम होता है। हम सीखते कहते हैं जब प्रयास करते हैं तो उसका रिजल्ट होता है, इसी कारण इसे एकल प्रयास सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, एकल प्रयास सिद्धांत। गुथरी के अनुसार सीखना अनुक्रिया को उत्तेजकों की तरफ प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, जब आप सीखते हैं तो क्या करते हैं? जो उत्तेजकों की तरफ जो हम रिस्पॉन्स करते हैं, तो कैसे करते हैं? जो उत्तेजक होते हैं यानी जो उद्दीपक होते हैं उनकी तरफ जो है हम अपना जो रिस्पॉन्स है वो देते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया यानी रिस्पॉन्स को कह रहा है ये।
गुथरी ने 3 साल के बालक पीटर पर इस सिद्धांत का प्रयोग किया। इसमें सबसे पहले, जिसमें पहले पीटर ने क्या किया, जो उत्तेजकों के विशेष गुट व पसंद वाले भोजन के प्रति प्रतिक्रिया उत्पन्न की। बाद में अनुबंधन की क्रिया द्वारा वे प्रतिक्रियाएं एक नए उत्तेजक खरगोश की तरफ स्थापित हो गई। फॉर ये देखो, ये जो लिखा है ना, मैं इसको सरल शब्दों में बता रही हूँ। एक पीटर नाम का बच्चा था, तो इसने क्या किया कि सबसे पहले पीटर को ले गया एक कमरे में, और कमरे में ले जाके उसने देखा कि वहां एक टेबल थी, टेबल में उसने नई अच्छी अच्छी चॉकलेट और सारी चीजें सजा रखी थी, केक वगैरह। जैसे ही पीटर वहां गया और उसने देखा, वो खुश हो गया। क्यों? उसके लिए वो सारी चीजें उसको क्या है, हैप्पीनेस दे रही थी, उसके लिए उद्दीपक का कार्य कर रही थी, उत्तेजक का कार्य कर रही थी। लेकिन उसी समय उसने क्या किया कि एक खरगोश को वहां छोड़ दिया। तो जैसे ही उसने खरगोश को वहां छोड़ा, तो पीटर का ध्यान उस खरगोश पे गया, और वो पीटर जो कि खाना देख के उत्तेजित हुआ था, उसका ध्यान शिफ्ट हो गया। अब वो खाने के प्रति उत्तेजित ना होकर उस खरगोश के प्रति उत्तेजित हो गया। ठीक है, उसका माइंड कहां शिफ्ट हो गया, खरगोश पर हो गया। तो अब उसके लिए कौन उत्तेजक हो गया, खरगोश उत्तेजक हो गया, क्योंकि अब वो खरगोश की तरफ, उद्दीपक खरगोश उसके लिए काम करने लगा। उद्दीपक कौन हो गया, खरगोश। तो वो अब खरगोश के पीछे भागने लगा उस खाने को छोड़कर। आगे समझ में? एडविन गुथरी द्वारा बुरी आदतों को दूर करने के लिए 3 विधियों का प्रतिपादन किया गया, जो निम्न है। इसने 3 विधियां बताई बुरी आदतों को दूर करने के लिए। सबसे पहली है सीमा विधि, या इसी को देहली विधि कहते हैं। इस विधि द्वारा बालक में क्रोध, डर जैसे संवेगात्मक अनुक्रिया को कम किया जाता है। ठीक है, मतलब वही जैसे मैंने बताया था ना कि अंधेरे में आप जाएंगे, तो ऐसे बच्चे को जो है उसके डर को या उसके क्रोध को, ये जो उसके जो इमोशंस है, संवेग यानी इमोशंस, उसके रिस्पॉन्सेस को कम किया जाता है। दूसरी होती है थकान विधि। अवांछनीय अनुक्रिया, मतलब अनरिलेवेंट या जिसकी जरूरत नहीं है, ऐसे रिस्पॉन्सेस को दूर करने के लिए उस अनुक्रिया को बार बार करवाया जाता है। मतलब उस रिस्पॉन्स को बार बार करवाया जाता है जब तक कि वो थक ना जाए, जिससे उस अनुक्रिया को पुनः न करने का भाव उत्पन्न हो जाता है। मतलब कोई बच्चा है, वो कोई चीज पे बार बार रिस्पॉन्स कर रहा है। मतलब बच्चा क्या है, बार बार मान लीजिए नाच रहा है, कोई छोटा बच्चा और वो नाच रहा है किसी गाने पे, आप एक बार मना करो मत डांस करो, 2 बार मत डांस करो, 3 बार नहीं डांस करो, फिर आप क्या कहते हो, अब नाच ले तू। वो खुद ही थोड़ी देर नाचता है, वो काम को करता है, और जब थक जाता है तो बैठ जाता है, फिर वो नहीं करता है उसके अंदर, फिर आप बोलोगे भी कि करो तो वो नहीं करेगा। तो ये है थकान विधि। तीसरी क्या है, परस्पर विरोधी उद्दीपन विधि। ठीक है, इस विधि द्वारा अवांछित अनुक्रिया यानी अनरिलेवेंट रिस्पॉन्स उत्पन्न करने वाले जो उत्तेजक होते, उद्दीपक होते हैं, उसको उपस्थित किया जाता है, जिससे कुछ समय बाद अनुक्रिया का संबंध उद्दीपक के साथ स्थापित हो जाता है। जो उसका रिस्पॉन्स है उस उत्तेजना, उस उद्दीपक के साथ बन जाएगा। जैसे यदि कोई बालक, कोई बच्चा है, शोर होने के कारण में पढ़ने में अक्षम है, मतलब इतना शोर हो रहा है कि वो बेचारा पढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है, तो उसे शोर में पढ़ने के लिए प्रेरित करना कि हो गया, किसी को गाना बजाना है, बजाने दो, तुम पढ़ो। तो थोड़े दिन बाद क्या होगा, कोई कितना ही गाना बजाएगा ना, बच्चा अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा उसके गाना बजने से, है ना। तो ये है परस्पर विरोधी उद्दीपन विधि। ठीक, अब इसको थोड़ा सा देख लीजिए। व्यवहारवादी विचारधारा के जनक जो हैं जेबी वॉटसन है, स्किनर, थॉर्नडाइक, हल, गुथरी, पाउलो, मैकडुगल, वुडवर्थ आदि भी व्यवहारवादी विचारधारा रखते हैं। अधिगम की व्यवहारवादी अवधारणा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। अधिगम उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध के रूप में व्यक्त होता है। ठीक है, आपने को अभी समझ गए होंगे मेरे हिसाब से कि अब एक एक शब्द का जो है मीनिंग नहीं बताना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो क्या लर्निंग क्या है, आपको जो उत्तेजना कर रही है, मतलब कोई चीज जो है आपको उत्तेजित कर रही है, प्रेरित कर रही है, उसका और उसके रिस्पॉन्सेस के बीच में संबंध के रूप में लर्निंग आएगी। ठीक है, ये अनुभव व प्रशिक्षण पे बल देता है। अधिगम की मुख्य विधि अनुबंधन है कि दोनों के बीच में कोरिलेशन होता है। फिर व्यवहारवादी उपागम की सीमाएं क्या है, तो ये व्यवहार केवल अर्जित मानना भी एक पक्षीय है कि केवल इसको अर्जित किया जा सकता है, सीखा जा सकता है। ये बोल रहे हैं कि ये एक पक्षीय चीज है, ऐसा नहीं हो सकता, कभी कभी ये जन्मजात भी हो सकता है। दूसरा क्या है, संरचनात्मक व वंशानुगत कारकों की अवहेलना की है। ठीक है,
हो सकता है कि कोई उसने संरचनात्मक या उसके कोई जेनेटिक ऐसे कारण होंगे जिसको उसने छोड़ दिया है व्यवहार में इस सिद्धांत में। और अधिकतर प्रयोग पशुओं पर करके मानव के लिए निष्कर्ष निकाले गए जो कि गलत है। हाँ, अब उसका ये कहना भी सही है कि भाई आप कुत्ते पे, कबूतर पे, चूहे पे प्रयोग कर रहे हो, बिल्ली पे प्रयोग कर रहे हो और आप कह रहे हो कि ये इंसानों पर भी ऐसा नियम लागू होता है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, इसलिए ये इसकी कुछ जो है सीमाएं दी हुई हैं। ठीक है, लिमिटेशंस है ये। ओके, अब ये जो है ना अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत, ठीक है, ये जो है इसमें इसको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग होती है, यानी मनोविज्ञान में जो संज्ञानवाद जो है मस्तिष्क को समझने का एक सिद्धांत होता है, मस्तिष्क के बारे में ये बात करता है। और इसके अनुसार क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसके मन की यानी मानसिक योग्यता और क्षमताएं, मतलब उसके मस्तिष्क की जो है योग्यता और क्षमता जो है बढ़ती जाती है। ठीक है, और इससे क्या होता है, वो बहुत सारे समस्याओं का समाधान कर लेता है, अपने तर्क लगा सकता है, अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, उसके विचार शक्ति बढ़ती है ना, और वो क्या कर सकता है, सबसे चीज कल्पना कर सकता है। ठीक है, और उसको प्रेजेंट कर सकता है। तो ये इस टाइप का ये जो सिद्धांत है, अब ये जो हमने पिछले जो सिद्धांत पढ़े उससे ये जो है ये अब अलग सिद्धांत यहाँ से स्टार्ट होंगे, इसलिए मैं ये दोनों को मिक्स नहीं कर रही हूँ। इन सिद्धांतों को हम अलग क्लास में पढ़ेंगे, और जो अभी तक हमने पढ़ा ये इसकी ये आज तक की ये वाली क्लास हो गई है। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है कल आई होप ये जो है, भले कल क्लास लंबी हो जाएगी लेकिन ये सिद्धांत जो है ये कल हम इसको लगभग इसके जो सारे सिद्धांत है इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना, आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। यदि कोई भी डाउट होगा आप फिर से क्लास देखिएगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको क्लास मिल जाएगी। और मेरा रिक्वेस्ट है बार बार कि डेली का डेली पढ़ते जाइए, क्योंकि ये सिद्धांत याद करना जो है ना, अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं हम याद कर लेंगे। आज मैंने आपको सिद्धांतों को पढ़ने और उनको समझने, उनको याद करने का भी तरीका बता दिया है कि इनको कैसे याद करना है। जब आप देखें तो वो पूरा उसको याद नहीं करना है, हमको जो मेन चीज़ें वो याद करनी है। थैंक यू सो मच आपके रिस्पॉन्सेस के लिए। आई होप अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप ऐसे ही रिस्पॉन्स करेंगे आंसर दे के, है ना। तो अभी मैं क्वेश्चन पूछ नहीं रही हूँ, इस समय मैं क्वेश्चन वाला सेशन नहीं रख रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा टफ टॉपिक है। आप इसको पढ़िए और इसका जो वीडियो आता है वो ज़रूर देखिए, क्योंकि बिना वीडियो के ना फिर अगर आप भूल जाएंगे। ये जो है ये थोड़े से टफ टॉपिक है, इसलिए हमने इसको जल्दी लिया है। और बाकी जो सारे टॉपिक्स के नोट्स हैं वो आपको प्रॉबेबली बुधवार तक सारे मिल जाएंगे, और सिलेबस जो है हम 15 तक सारा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।